कभी कभी जीवानंद को लगता कि वे लोग सच ही उसके हित की बात कर रहे हैं। इन दिनों मथुरा अक्सर उसके पास आकर बैठने लगा था। उसकी बातों का सूत्र कहीं से भी प्रारंभ हो, पर अंत निश्चित रूप से नदी के किनारे उस खेत को लेकर ही होता था। यह माया जाल छोड़ो, तुम देहली से बाहर पैर रखने में डरते हो, वरना तुम जैसा आदमी जहाँ जाएगा मिट्टी को सोना कर देगा। वो आत्मीय भाव से कहता और देर तक जीवानंद की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके मुंह की ओर टुकुर टुकुर ताकता रहता। जीवानंद का मन सचमुच कभी कभी डगमगाने लगता। ठीक कह रहे हो मथुरा, कहकर वो उसे आश्वस्त करने का प्रयत्न करता, लेकिन दोनों ही इसे अंतिम निर्णय मानने को तैयार न थे। मथुरा उन लोगों में से था जो गली के लावारिस कुत्ते की तरह दिन भर इधर उधर डोल कर अपना पेट पाल लेता और कभी कभार किसी ठिकाने पर अच्छे भोजन की गंध पाकर वहीं मंडराने लगता। आजकल वह बद्री प्रधान के आगे पीछे फिरने लगा था। जीवानंद को संदेह होता कि मथुरा का इस प्रकार जब तब आकर बतियाना निरुद्देश्य नहीं है। बद्री प्रधान कहीं ना कहीं इसकी जड़ में होंगे। शायद यह सच हो। स्वयं बद्री प्रधान ने उस दिन बड़े अपनेपन से कहा था, जब से तुम्हारे पिताजी गुजरे हैं अब गांव में किसी से बोलने बतियाने का मन नहीं करता। देह में ताकत होती और तुम्हारी तरह 4 अक्षर पढ़ा होता तो इस खेती बाड़ी की माया छोड़कर परदेश में कहीं रोजगार खोज लेता। मिट्टी के साथ जिंदगी मिट्टी हो गई है। रात दिन हाय हाय करो फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बद्री प्रधान पहले कभी इतने हताश नहीं दिखाई दिए। अच्छे खाते पीते किसान थे। कुछ जमीन अधिया बटाई में और कुछ खुद काश्तकार करवाते। बकत बेबकत जरूरतमंदों को 4 पैसे सूद पर देकर गहने गिरवी रखवाकर उन्होंने अपनी जमीन जायदाद में अच्छी वृद्धि कर ली थी। जीवानंद को उनकी बातों पर सहसा विश्वास न हुआ। आप भी कैसी बातें करते हैं काका, हंसकर उसने आत्मविश्वास प्रकट किया हो। बद्री लाठी को एक ओर रखकर वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गए। अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने अधिक वजनीय शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कौन बज्जात गलत कर रहा है जीवन? अब हमारी औकात खेती करने की नहीं रही। अरे वो बाप दादाओं का जमाना था। हलवाहे, तेली, ढोली, बढ़ई, लोहार सबको खाने कमाने को जमीन दे रखी थी। लोग भले थे, एहसान मानते थे। हलवाहे बकत पर खेत जोत जाते। कामकाज के मौके पर ढोली अपना फर्ज समझकर बाजा लेकर आता। बढ़ई लोहार अपने अपने बकत पर काम आते। आज तो सब खेती बाड़ी वाले हो गए हैं। कौन किसकी सुनता है और किसको मानता है? बद्री प्रधान 60-65 के ऊपर के रहे होंगे। अच्छा गठीला बदन था, लेकिन अपनी बातों के आवेश में जैसे किसी काल्पनिक शत्रु से लड़ते वे पस्त हो गए हों। हाथों से दोनों ओर टोहकर उन्होंने लाठी संभाली और उसे थाम कर बैठे रहे, जैसे इस अतिरिक्त सहारे की उन्हें जरूरत पड़ गई हो। तुम ही बताओ, कहने को पिरमुआ और जमनिया का परिवार हमारी हलवाही करता था, पर इनके भरोसे मेरी खेती चलेगी? जिस दिन सड़क के ठेकेदार ने काम नहीं दिया उस दिन इन्हें बैल की सुध आ जाती है, वरना खेत बंजर पड़े हों, बेधन उजड़ रहे हों, इन्हें कोई गम नहीं। ठेकेदार की तरह अंधाधुंध पैसा हमारे पास तो है नहीं, ना हम उतनी मजदूरी देंगे और ना ही अपने बाप दादाओं की तरह एहसान मान कर आएंगे। इस वास्तविकता से जीवानंद अनजान हो ऐसी बात न थी, लेकिन बद्री प्रधान की सामर्थ्य से भी वो अपरिचित नहीं था। साधनहीन पट्टीदारों के साथ यह समस्या आजकल प्रमुख हो गई थी और शायद इसी कारण बद्री प्रधान ने स्थायी रूप से 2 नौकर रख लिए थे, जो ढोरों की रखवाली से लेकर मौका पड़ने पर हलवाई तक का काम देख लेते थे। यूं भी शादी ब्याह गम खुशी में गांव जवार के जरूरतमंद लोगों को उन्हीं का भरोसा रहता था। इसीलिए एकाएक उनकी बात रखने का साहस किसी में न था।
तुमने वो सिमार वाला खेत किसी को बटाई पर दे रखा है क्या? उन्होंने उठते उठते पूछा। नहीं। हाँ, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, उन्होंने टिप्पणी की और जीवानंद को लगा जैसे वे कुछ आश्वस्त हो गए हों। नई सड़क का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा था। ठेकेदार के आदमी आसपास के गांव में घूम घूम कर मजदूर इकट्ठा करते। खेती पाती के मौसम में खेतीहर लोग अपने ही कामों में व्यस्त थे, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पहले दूसरों की खेती पर मजदूरी मिल जाती थी, अब अपेक्षाकृत अधिक और नकद रोजी के लालच में ठेकेदार के साथ लग जाते। वहाँ सभी के लिए काम सुलभ था। बच्चे और औरतें मिट्टी हटाने, पत्थर ढोने का काम करते और मर्द लोग पहाड़ की कटाई सफाई का काम संभालते। जीवानंद का पुश्तैनी हलवाहा पदम भी उन्हीं लोगों में था। रोज ही जीवानंद रात को उससे सुबह खेत पर आने की बात तय कराता और हर रोज जब दोपहर तक इंतजार करने पर भी पदम न पहुंचता तो जीवानंद खिसिया कर रह जाता। अब पहले जैसी बात तो थी नहीं कि टीले पर खड़े होकर जीवानंद दोनों हथेलियों के बीच मुंह देकर ऊंचे स्वर में पुकारे, पदम, ओ पदम, और पहली आवाज में आया मालिक कहता हुआ पदम हाजिर हो जाए। रात में जीवानंद अपना आक्रोश दबाकर फिर पदम के घर पहुंचता और उसके न आने की बात पर उलाह न देता तो हर रोज पदम के पास एक न एक बहाना तैयार मिलता था। जीवानंद को लगता कि इधर सीधा साधा पदम कुछ मस्खरा भी हो गया है, वरना जिस तरह मुस्कुराकर उसने उस दिन साली के पेट में दर्द उठने की बात कही थी, वो बात पहले कभी पदम कह लेता। पदम का यह बहाना ही नहीं, साथ ही कोठरी के अंदर किसी के खिस हंसने की आवाज़ जीवानंद को कहीं अंदर तक भेद गई थी। कभी कभी जीवानंद का मन होता कि वह सड़क पर जाकर ही पदम को रंगे हाथों पकड़ ले और जलील करे, लेकिन फिर उसके कानों में सहसा कोठरी के अंदर आती हुई खिस्स की आवाज़ गूंज उठती और वो बीच चौराहे पर अपनी हास्यप्रद स्थिति की कल्पना कर सिहर उठता। किशन की दुकान पर उस दिन अचानक जीवानंद की भेंट ठेकेदार के मुंशी कमल सिंह से हो गई थी। उसे कमल सिंह का व्यवहार बहुत आत्मीयतापूर्ण लगा। इस आत्मीयता का रहस्य जब उसे स्पष्ट हुआ तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ठेकेदार जी टनकपुर में भी एक बड़ा काम हाथ में लेने वाले हैं, आपको वहीं अपने साथ ले चलने का उनका विचार है। उसने उत्साह से जीवानंद को सूचित किया, लेकिन जीवानंद के चेहरे पर फैले हुए कौतूहल के भाव को शायद वह ताड़ गया था। आपके बद्री चाचा ने ही परसों उनसे बात की थी, शायद आपको बताया हो, उसने स्पष्ट किया। दुकान में अगल बगल बैठे हुए 4-5 युवकों ने भी यह बात सुन ली थी। वे लोग जीवानंद के सौभाग्य की चर्चा करने लगे। एक युवक ने तो अतिरिक्त उत्साह में कमल सिंह को सुनाकर अपने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट कर दी। जीवानंद ने कमल सिंह की बात का कोई विरोध उस समय नहीं किया, लेकिन उसे बद्री प्रधान के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। इस तरह की नौकरी को लेकर कोई बात उनसे कभी उसने नहीं की थी। क्या एक सहज हितैषी के रूप में उन्होंने ठेकेदार से इस प्रसंग की बात की होगी? वह सोचने लगा, यार जिब्दा कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाता तो किशन सिंह की तरह एक दुकान खोल ली जाती। खूब पैसा पीट रहा है आजकल। मथुरा ने हवा महल बनाना शुरू कर दिया है, सवाल तो पैसों का ही है मथुरा। जीवानंद ने उसे यथार्थ की ओर खींचने की कोशिश की। यह सवाल तो हम जैसों के लिए है, तुम चाहो तो आज जुगाड़ कर सकते। अकेले सियार वाले खेत के लिए ही बद्री प्रधान मन माँ का दाम गिना दें। उसने चारा फेंका। अचानक ही जैसे पूरा षड्यंत्र जीवानंद के सामने स्पष्ट हो गया हो, वो उत्तेजित हो उठा। मैं एक बित्ता जमीन भी बद्री को नहीं दूंगा, भले ही वह सोने के भाव लेना चाहे।